गाड़ी के पहियों की आवाज़ के साथ कंचन के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। खिड़की से बाहर भागते हुए खेत और बिजली के खंभे उसे उसके बचपन की ओर ले जा रहे थे, लेकिन इस बार मायके जाने का वह उत्साह नहीं था जो शादी के शुरुआती वर्षों में हुआ करता था। साल भर पहले जब वो आई थी, तब जो कड़वाहट वो छोड़कर गई थी उसकी गूंज आज भी उसके कानों में थी। कंचन ने अपना सिर सीट से टिका लिया। उसकी गोद में रखा बैग भारी था, पर उससे कहीं ज़्यादा भारी उसका मन था। उसे याद आया वह दिन जब माँ ने फ़ोन पर सुबकते हुए कहा था, कंचन, घर अब घर नहीं रहा, कुरुक्षेत्र बन गया है, कुरुक्षेत्र बन गया है। तू आजा, शायद तुझे देखकर इन दिनों के माथे की नसें कुछ ढीली पड़े। स्टेशन पर उसे लेने रवीश आया था, उसका बड़ा भाई। रवीश जो कभी पूरे मोहल्ले में अपनी हंसी के लिए जाना जाता था, आज गंभीर और उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगा था। उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे बता रहे थे कि वो रातों को सोता नहीं है। कैसी है कंचन? रवीश ने उसका सूटकेस उठाते हुए मशीनी अंदाज में पूछा। मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं और घर पर सब? कंचन ने सब शब्द पर जोर दिया, जिसमें मनीष छोटा भाई भी शामिल था। रवीश के जबड़े भिज गए। उसने बिना कंचन की तरफ देखे कहा, सब अपने अपनी दुनिया में मस्त हैं। जिसे जिससे मतलब होना चाहिए उसे उससे मतलब नहीं है, बस चल रहा है सब। गाड़ी में बैठते एक भारी सन्नाटा पसर गया। सड़क पर ट्रैफिक था, पर गाड़ी के भीतर का सन्नाटा उस शोर से कहीं ज़्यादा गहरा था। कंचन ने गौर किया कि रवीश ने पूरे रास्ते मनीष का नाम तक नहीं लिया। जैसे ही गाड़ी पुराने घर के सामने रुकी, कंचन की आंखों में आंसू आ गए। नीम का ये पेड़ आज भी वही था जिसके नीचे उसने, रवीश और मनीष ने हज़ारों खेल खेले थे, लेकिन घर की दीवारों का पेंट अब पपड़ी बनकर उखड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर ने भी रख रखाव की उम्मीद छोड़ दी हो। सीढ़ियाँ चढ़ते ही माँ सामने खड़ी थी। कंचन को देखते ही वे उससे लिपट गई। उस आलिंगन में ममता कम और एक गहरी बेबसी ज़्यादा थी। आ गई मेरी बिटिया, अब तू ही देख इस घर की दिशा, माँ की आवाज़ भर्रा गई। कंचन ने देखा, बैठक में दो कुर्सियाँ इस तरह रखी थी कि उनके बीच एक अदृश्य दीवार साफ महसूस हो रही थी। मेज पर रखी चाय की प्यालियाँ भी जैसे दो गुटों में बटी थी। तभी मनीष अपने कमरे से निकला। कंचन को देखकर उसके चेहरे पर एक क्षणिक चमक आई, पर जैसे ही उसकी नज़र सोफे पर बैठे रवीश पर पड़ी, वह चमक एक सख्त नफरत में बदल गई। दीदी, आप कब आई? मनीष ने कंचन के पैर छुए, पर उसकी आंखों में वो शरारत नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। अभी बस पहुंच ही रही हूँ मनीष, तू कैसा है? ऑफिस कैसा चल रहा है? कंचन ने सहज होने की कोशिश की। ऑफिस तो अच्छा है दीदी, बस घर में दम घुटता है। यहाँ हर कोई अपनी सफाई देने के लिए तैयार बैठा है, जैसे मैंने ही सारा अन्याय किया हो, मनीष ने ऊंची आवाज़ में कहा ताकि उसकी बात रवीश के कानों तक पहुँचे। रवीश ने अखबार से नज़र नहीं हटाई, पर उसके हाथ अखबार को ज़ोर से भींच रहे थे। सफाई उसे देनी पड़ती है जो गुनहगार हो, जो दूसरों की मेहनत पर पलकर आज आंखें दिखा रहा है। उसे क्या पता कि जिम्मेदारी क्या होती है, रवीश ने बुदबुदाते हुए कहा। क्या कहा आपने? मनीष गरजा। मेहनत सिर्फ आपने की, इस घर के लिए मैंने जो अपनी खुशियाँ कुर्बान की उसका क्या? आपको बस अपना त्याग दिखता है, दूसरों का तो आपको कचरा लगता है। चुप हो जाओ दोनों, माँ चिल्लाई और फिर फर्श पर बैठकर रोने लगी। कंचन अवाक रह गई। अभी उसे आए 10 मिनट भी नहीं हुए थे और युद्ध शुरू हो चुका था। उसने माँ को उठाया और सोफे पर बिठाया। वो देख रही थी कि कैसे छोटी छोटी बातें, कौन ज़्यादा काम करता है, किसने कितनी बिजली का बिल भरा, किसने माँ की दवाई समय पर नहीं लाई, एक बड़े बखेड़े का रूप ले चुकी थी। रात के खाने पर मेज़ सजी हुई थी, पर स्वाद गायब था। माँ ने बड़े जतन से कंचन की पसंद की भरता और कढ़ी बनाई थी, लेकिन मेज पर बैठे दोनों भाइयों के बीच एक बर्फीली खामोशी थी। कंचन ने इधर उधर की बातें छेड़नी चाहिए। भैया, याद है बचपन में हम कैसे एक ही थाली में छीना झपटी करके खाते थे? मनीष तो हमेशा आपकी पूरी चुरा लेता था, कंचन ने एक हल्की हंसी के साथ कहा। रवीश ने अपनी रोटी का टुकड़ा तोड़ा और बिना देखे बोला, तब दुनिया और थी कंचन, तब लोग दिल के साफ थे, अब तो लोग बगल में छुपकर खंजर रखते हैं और ऊपर से भाई होने का ढोंग करते हैं। मनीष ने अपनी थाली झटके से पीछे ढकेली। मैं नहीं खा सकता यहाँ, जहाँ हर निवाले के साथ ताने परोसे जाते हों, वहाँ भूख मर जाती है। और दीदी, आप जिस भाई की बात कर रही हैं वो अब मर चुका है, कम से कम मेरे लिए तो मर गया है। मनीष उठकर अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा ज़ोर से पटक दिया। रवीश ने भी अपनी थाली वहीं छोड़ी और बाहर बालकनी की तरफ निकल गया। कंचन का हाथ खाने के निवाले तक पहुँचते पहुँचते रुक गया।
उसकी आंखों के सामने बचपन की वो तस्वीर घूमने लगी जब मनीष को चोट लगने पर रवीश रात भर जागकर उसके घाव पर पट्टी बांधता था। और आज आज वे एक दूसरे की आवाज़ तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। माँ ने कंचा का हाथ थाम लिया। देख रही है, यही मेरा रोज का नसीब है। कभी कभी सोचती हूँ भगवान ने मुझे बांझ ही रखा होता तो अच्छा था। कम से कम बुढ़ापे में ये महाभारत तो ना देखना पड़ता। कंचन ने माँ को गले लगाया। माँ, ऐसा मत कहो, सब ठीक हो जाएगा। पर क्या सच में सब ठीक होने वाला था? कंचन ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में चांद आधा था और काले बादलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। घर की शांति मर चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसा शीत युद्ध ले चुका था जो किसी भीषण ज्वालामुखी बनकर फट सकता था। कंचन ने मन ही मन सोचा, इंसान कितना अजीब है। जिस भाई के लिए वो बचपन में दुनिया से लड़ जाती थी जिस भाई के लिए वो बचपन में दुनिया से लड़ जाता था, आज उसी भाई की मौजूदगी उसे जहर लग रही है। क्या अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि रक्त के रिश्ते भी बौने पड़ जाते हैं? उस रात कंचन सो नहीं सकी। उसे रह रहकर मनीष के शब्द याद आ रहे थे। मर गया मेरा भाई। उसने सोचा, क्या मनीष ने कभी उन लोगों से पूछा है जिनके भाई सच में मर जाते हैं? क्या उसे अंदाज़ा भी है कि उस रिक्तता को भरने के लिए लोग अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार हो जाते हैं? वो अवाक थी कि ज़रा ज़रा सी बातों के बखेड़े ने रिश्तों को इस कदर जलाकर राख कर दिया है। सुबह की पहली किरण के साथ ही कंचन ने तय किया था कि वो यहाँ से 4-5 दिन ही रहेगी। अशांति ने उसकी भी सांसें बेजार कर दी थी। उसे अपने जवान होते बच्चों की चिंता होने लगी। क्या वे भी भविष्य में इसी तरह लड़ेंगे? रात भर कंचन की आंखों से नींद कोसों दूर रही। पुराने घर की छत का पंखा एक लयबद्ध चू चू की आवाज़ कर रहा था जो सन्नाटे में किसी पुरानी याद की दस्तक जैसा लग रहा था। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के झरोके से कमरे में दाखिल हुई तो कंचन ने महसूस किया कि घर में हलचल शुरू हो गई है। पर ये वो चहचहाहट वाली हलचल नहीं थी जो बचपन में होती थी। ये जूतों की आहट और बर्तनों के टकराने की रूखी आवाज़ें थी। कंचन बिस्तर से उठी और रसोई की ओर बढ़ी। वहाँ माँ चायदानी चढ़ाए हुए गुमसुम बैठी थी। उनकी नज़रें चूल्हे की नीली लौ पर टिकी थी, जैसे वे उसमें अपने बीते हुए सुखी दिनों की राख ढूंढ रही हो। माँ, लाइए, मैं बनाती हूँ। कंचन ने उनके हाथ से चाय की पत्ती का डिब्बा लेते हुए कहा। माँ ने एक लंबी सांस भरी। कंचन, तू आई है तो कम से कम रसोई में थोड़ी रौनक है, वरना यहाँ तो अब सिर्फ ज़रूरत के लिए आग जलती है, स्वाद के लिए नहीं। रवीश अपनी चाय खुद बनाकर पीता है और मनीष के लिए उसकी पत्नी अलग से ट्रे लगाती है। हम बूढ़े तो बस तमाशबीन बनकर रह गए हैं बेटी। कंचन ने चाय छानी और 2 प्यालियाँ लेकर मनीष के कमरे की ओर बढ़ गई। उसने सोचा कि शायद अकेले में बात करने से मनीष का मन थोड़ा हल्का हो। मनीष अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। शायद वह भी रात भर सोया नहीं था। चाय पिएगा? कंचन ने मेज़ पर प्याली रखते हुए पूछा। मनीष ने एक पल के लिए कंचन की ओर देखा और फिर नज़रें चुरा ली। थैंक यू दीदी, आपको तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? तकलीफ़ अपनों के लिए नहीं होती मनीष। कंचन उसके पास वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। कल रात तूने जो कहा, क्या सच में तुझे लगता है कि तेरा भाई तेरे लिए मर गया है? क्या तू भूल गया कि जब तुझे टाइफाइड हुआ था तो रवीश भैया ने 3 रातों तक अपनी पलकें नहीं झपकाई थी? तेरे सिर पर ठंडी पट्टियाँ रखते रखते वे खुद बीमार पड़ गए थे। मनीष का हाथ कीबोर्ड पर ठिठक गया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी भारीपन आ गई। दीदी, वो रवीश भैया कोई और थे। आज जो इस घर में रहते हैं वे एक अधिकारी हैं। उन्हें लगता है कि चूँकि वे बड़े हैं इसलिए इस घर के हर फैसले पर, हर इंसान पर उनका मालिकाना हक है। मेरी पसंद, मेरी नापसंद, यहाँ तक कि मेरी पत्नी के आत्मसम्मान की भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। उसने चाय का एक कड़वा घूंट भरा और जारी रखा। आपको पता है दीदी, पिछले महीने जब मैंने नई गाड़ी लेने की बात की तो भैया ने सबके सामने कहा कि पहले घर का कर्ज उतारने लायक बनो, फिर शौक पालना। क्या मैं कमाता नहीं हूँ? क्या मेरा योगदान इस घर में शून्य है? हर वक्त एहसान जताना कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, क्या ये एक भाई का फ़र्ज नहीं था? या फिर वो एक निवेश था जिसका ब्याज वे आज मुझसे वसूल रहे हैं? कंचन अवाक रह गई। मनीष के भीतर शिकायतों का एक पूरा समंदर उफान मार रहा था। उसे लगा कि मनीष गलत नहीं है, पर वो पूरी तरह सही भी नहीं है। अधिकार और कर्तव्य की यह जंग इतनी बारीक हो गई थी कि रिश्तों का धागा कहीं खो गया था। मनीष, बड़े भाई कभी कभी कठोर हो जाते हैं क्योंकि उन पर पूरे घर का बोझ होता है। कंचन ने समझाने की कोशिश की। बोझ? मनीष हंसा, पर उस हंसी में दर्द था।
दीदी, बोझ बांटने से कम होता है, दबाने से नहीं। वे मुझे छोटा भाई नहीं, अपना एक कर्मचारी समझते हैं। और माँ माँ हमेशा उनका पक्ष लेती हैं क्योंकि वे बड़े हैं। मुझे लगता है कि इस घर में मेरी जगह अब ख़त्म हो चुकी है। तभी बाहर बरामदे में पिता की खांसी की तेज़ आवाज़ गूंजी। कंचन तुरंत बाहर भागी। पिताजी कुर्सी पर बैठे बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। रवीश अपनी बालकनी से दौड़ता हुआ नीचे आया और मनीष भी अपने कमरे से बाहर निकला। दोनों भाई एक ही पल में पिता के पास पहुँचे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़रें एक दूसरे से टकराई, दोनों के कदम ठिठक गए। एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, जैसे वे एक दूसरे को छुपाए बिना पिता की मदद करना चाहते हों। पानी लाओ, रवीश चिल्लाया। डॉक्टर को फ़ोन करो, मनीष ने पलटकर जवाब दिया। रवीश ने मनीष की ओर तीखी नज़र डाली। मुझे मत सिखाओ क्या करना है। तुम बस अपना कमरा बंद करके बैठना जानते हो और आप बस हुक्म चलाना। मनीष ने पलटवार किया। पिताजी ने कांपते हाथों से दोनों का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उनकी पकड़ ढीली थी। उनकी आंखों में पानी आ गया। वे कुछ कहना चाहते थे, शायद यही कि लड़ो मत, पर शब्द उनके गले में ही फंस गए। कंचन ने जल्दी से पानी पिलाया और उन्हें अंदर ले गई। दोपहर तक घर में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। डॉक्टर ने कहा था कि ये तनाव और उम्र का असर है। पिताजी को पूरी तरह आराम की ज़रूरत थी। कंचन पिता के पैर दबा रही थी। तभी उसने देखा कि पिता की नज़रें दीवार पर लगी उस पुरानी धुंधली तस्वीर पर टिकी है, जिसमें रवीश और मनीष कंधे पर हाथ रखकर हंस रहे थे। कंचन, पिता ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। जी बाबूजी, इन दोनों को क्या हो गया है? क्या मैंने इसीलिए इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि मेरे मरते समय ये एक दूसरे का मुंह भी ना देखना चाहे? लोग कहते हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, पर यहाँ तो मेरी दोनों लाठियाँ एक दूसरे को तोड़ने में लगी हैं। कंचन के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस पिता का हाथ सहलाती रही। उसे एहसास हुआ कि घर की ये लड़ाई सिर्फ दो भाइयों के बीच नहीं, बल्कि ये उन बूढ़े माँ बाप के अस्तित्व को धीरे धीरे निगल रही है। शाम को जब कंचन रसोई में काम ख़त्म कर रही थी तो उसने रवीश को अकेले में पकड़ा। वो अपनी डायरी में कुछ हिसाब लिख रहा था। भैया, क्या मनीष से प्यार से बात नहीं हो सकती? कंचन ने सीधे मुद्दे पर बात की। रवीश ने पेन नीचे रखा और चश्मा उतारा। कंचन, प्यार वहाँ होता है जहाँ सम्मान हो। वो लड़का अब हाथ से निकल चुका है। उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। कल को अगर ये घर बिकने की नौबत आई तो सबसे पहले अपना हिस्सा मांगकर अलग हो जाएगा। मैं इस घर को टूटने से बचाना चाहता हूँ और वो इसे तोड़ने पर आमादा है। लेकिन भैया, सख्ती से क्या घर बचेगा? आप उसे जितना दबाएंगे वो उतना ही दूर भागेगा। तो क्या करूं? उसकी हर गलत जिद के आगे झुक जाऊं? मैंने अपनी जवानी इस घर की नींव भरने में लगा दी और आज वो आकर नींव की ईंटें गिन रहा है। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। कंचन, वो जाना चाहता है तो जाए, मेरे लिए भी वो बोझ ही है। कंचन ने महसूस किया कि दोनों तरफ अहंकार के पहाड़ इतने ऊंचे हो गए हैं कि बीच की घाटी में रहने वाला प्रेम अब दम तोड़ चुका है। उसे याद आया कि किसी शायर का वह शेर जो उसने कहीं पढ़ा था, बड़े हो गए तो फासले भी बढ़ गए। बचपन में तो एक ही तकिए पर दो सिर सो जाया करते थे। रात को सोते समय कंचन ने खिड़की से छोटे भाई के कमरे की ओर देखा। वहाँ लाइट जल रही थी। मनीष शायद अपना बैग पैक कर रहा था या फिर अपने नए घर के सपने देख रहा था। उसे लगा कि मायके आने का उसका सारा उत्साह अब एक ठंडी राख बन चुका है। वो शांति ढूंढने आई थी, पर यहाँ तो अशांति ने ही अपनी साम्राज्य स्थापित कर लिया था। 5वें दिन कंचन की वापसी की ट्रेन थी। उसने अपना सामान बांध लिया। माँ की आंखें भरी हुई थी, पर वे कुछ कह नहीं रही थी। उन्हें पता था कि यहाँ रुकना कंचन के लिए किसी सज़ा से कम नहीं है। जब वो निकलने लगी तो मनीष और रवीश दोनों उसे छोड़ने स्टेशन तक आए, पर वे एक गाड़ी में नहीं आए। रवीश अपनी कार में आगे था और मनीष अपनी बाइक पर पीछे। स्टेशन पर भी वे अलग अलग कोनों में खड़े रहे। ट्रेन चलने लगी तो कंचन ने हाथ हिलाकर दोनों को अलविदा कहा। उसने देखा कि दोनों भाई एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, पर उनके बीच की दूरी मीलों लंबी थी। ट्रेन की गति के साथ वे दोनों धुंधले होते गए, पर उनके बीच की वो दरार कंचन के मन में और भी साफ होती गई। घर पहुंचकर कंचन ने अपने जवान बेटे को देखा, जो किसी खिलौने या गेम के लिए आपस में उलझ रहे थे। उसका कलेजा काँप गया। उसने मन ही मन प्रार्थना किया, हे ईश्वर, मेरे बच्चों को वो बुद्धि देना कि वे कभी मैं और मेरा के चक्कर में हमको ना भूले। कंचन को मायके से लौटे अभी मुश्किल से 10 दिन ही हुए थे, लेकिन उसका मन अब भी उस पुराने घर की उदास गलियों में भटक रहा था। अपने घर के रोज़मर्रा के कामों को निपटाते हुए भी उसकी नज़रें बार बार फ़ोन की स्क्रीन पर टिक जाती थी। उसे डर था कि किसी भी वक्त माँ का रोता हुआ फ़ोन आ जाएगा। एक दोपहर जब वह रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी तो डाकिये ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक लिफाफा था, छोटे भाई मनीष का पत्र।
आजकल के डिजिटल युग में मनीष का पत्र लिखना ही इस बात का संकेत था कि बात अब फ़ोन पर होने वाली सामान्य शिकायतों से कहीं ऊपर निकल चुकी है। कंचन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। पत्र की लिखावट में मनीष की बेचैनी साफ झलक रही थी। आदरणीय दीदी, शायद जब आप ये पत्र पढ़ रही होंगी मैं उस घर को छोड़ चुका होऊंगा जिसे कभी हम सब ने मिलकर सजाया था। दीदी, मैं जानता हूँ कि आप मुझे गलत समझेंगी। माँ बाप को लगेगा कि मैं स्वार्थी हो गया हूँ, पर सच ये है कि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। पिछले 2 सालों से मैं इस घर में एक अपराधी की तरह जी रहा हूँ। भैया की नज़रें हर वक्त मेरा पीछा करती हैं, जैसे मैं उनकी जागीर का हिस्सा हूँ। मेरी पत्नी रीना ने जितना सहा है वो मैं ही जानता हूँ। बात बात पर उसे ये एहसास दिलाना कि हम इस घर में उनके एहसान तले दबे हैं अब असहनीय हो गया है। मैं अपनी पत्नी और अपने भविष्य को इस संयुक्त परिवार की आग में और नहीं झोंक सकता। मैं शहर के दूसरी तरफ एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले रहा हूँ। शायद दूर रहकर हमारे बीच का ये जहर कुछ कम हो सके। पत्र पढ़ते पढ़ते कंचन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे वो मंजर याद आया जब माँ ने बड़े चाव से घर की नींव रखते समय पूजा की थी। माँ कहती थी, ये घर नहीं मेरे बेटों का किला है। आज वो किला ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। कंचन ने तुरंत माँ को फ़ोन लगाया। माँ ने फ़ोन उठाया तो उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे वे कई दिनों से सोई ना हो। माँ, मनीष का पत्र मिला मुझे। क्या वो सच में चला गया? कंचन ने घबराकर पूछा। दूसरी तरफ से माँ की सिसकी सुनाई दी। हाँ कंचन, कल ही शाम वो अपना सामान लाद कर निकल गया। छोटा सा टेम्पो आया था, आधा सामान यहीं छोड़कर गया और आधा ले गया। जाते वक्त उसने अपने पिता के पैर छुए, पर रवीश ने तो अपने कमरे का दरवाज़ा तक नहीं खोला। बाबूजी तब से दीवार की ओर मुँह करके लेटे हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना बोल रहे हैं। कंचन का दिल बैठ गया। भैया ने उसे रोका नहीं माँ? रवीश कहता है कि जिसे जाना है उसे रास्ता देना चाहिए, भीख नहीं। कंचन, तू तो जानती है रवीश का स्वभाव। वो जितना सख्त बाहर से दिखता है भीतर से उतना ही आहत है। पर उसकी ये सख्ती ही तो मनीष को ले डूबी। अब घर में ऐसा सन्नाटा है जैसे किसी की मैयत उठ गई हो। कंचन ने फ़ोन रखा और सोफे पर ढह गई। उसे मनीष पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। उसे लगा, क्या मनीष थोड़ा और धैर्य नहीं रख सकता था? और भैया, क्या उनका बड़प्पन सिर्फ हुक्म चलाने तक ही सीमित था? क्या वे छोटे भाई के कंधे पर रखकर ये नहीं कह सकते थे कि तू कहीं नहीं जाएगा, ये तेरा भी घर है? अगले कुछ दिन कंचन के लिए भारी थे। उसने रवीश को फ़ोन किया। भैया, ये क्या हो गया? मनीष को जाने क्यों दिया? रवीश की आवाज़ में एक अजीब सा ठंडापन था। कंचन, वो बच्चा नहीं है। उसे लगता है कि वो अपनी गृहस्थी मुझसे बेहतर चला सकता है, तो चलाने दो। जिस दिन ठोकर लगेगी उस दिन उसे इस घर की छत की कीमत समझ आएगी। मैंने उसे कभी पराया नहीं समझा, पर अगर उसे मेरी बातें बेड़ियाँ लगती हैं तो मैंने वे बेड़ियाँ काट दी हैं। अब वो आज़ाद है। लेकिन भैया, बाबूजी की हालत तो देखिए। बाबूजी की हालत का जिम्मेदार भी वही है। जो बेटा अपने पिता के बुढ़ापे का ख्याल ना रखकर अपनी पत्नी की बातों में आकर घर छोड़ दे, उसे मैं बेटा नहीं मानता। कंचन समझ गई थी कि बहस करना बेकार है। रवीश ने अपने चारों ओर न्याय और सिद्धांत की ऐसी दीवार बना ली थी जिसमें संवेदना के लिए कोई खिड़की नहीं थी। महीना बीतते बीतते खबरें और भी बुरी होने लगी। माँ ने बताया कि मनीष अब घर आता जाता ही नहीं है। यहाँ तक कि वो शहर में होकर भी पिता का हाल जानने नहीं आता। पिता की बीमारी अब गहराने लगी थी। उन्हें डिप्रेशन के लक्षण दिखने लगे थे। वे अक्सर रात को मनीष का नाम लेकर चौंक जाते। कंचन को लगा कि उसे जाना ही होगा। वो साल में एक बार से ज़्यादा मायके नहीं जाती थी, पर इस बार कर्तव्य और बेचैनी उसे खींच ले गई। जब वो दोबारा मायके पहुंची तो घर का नज़ारा बदला हुआ था। मनीष का कमरा बंद था और उस पर ताला लटका था। वो कमरा जहाँ कभी संगीत गूंजता था और दोस्तों की महफिल जमती थी, अब धूल और मकड़ियों के जालों का ठिकाना बन चुका था। पिताजी बिस्तर पर लेटे थे। उनकी आंखें छत के पंखे को बिना पलक झपकाए देख रही थी। कंचन ने उनके पास जाकर उनका हाथ थामा। हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। बाबूजी, मैं आ गई, कंचन ने धीमे से कहा। पिता ने बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उनकी आंखों में पहचान की चमक तो थी, पर एक गहरी निराशा भी थी। कंचन, उसे बोल देना मुझे शमशान ले जाने के लिए 4 आदमी चाहिए होंगे। अगर वो नहीं आएगा तो एक कंधा कम पड़ जाएगा। कंचन की चीख निकल गई। बाबूजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सच्ची बातें कर रहा हूँ बिटिया। जब सच्ची बातें कर रहा हूँ बिटिया। जब घर टूटता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, रहने वालों की हिम्मत भी गिर जाती है। रवीश कहता है कि वो सही है, मनीष कहता है वो सही है, पर उन दोनों की सच्चाई ने मेरी दुनिया उजाड़ दी है।
शाम को कंचन ने तय किया कि वो मनीष के घर जाएगी बिना किसी को बताए। वो एक ऑटो में बैठकर शहर के उस हिस्से में पहुंची जहां मनीष ने किराए का फ्लैट लिया था। वो एक मध्यम वर्गीय सोसाइटी थी। मनीष का घर तीसरी मंजिल पर था। जब कंचन ने घंटी बजाई तो मनीष ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर मनीष चौंक गया। दीदी, आप यहाँ? घर छोटा था पर सुव्यवस्थित। रीना रसोई से बाहर आई। उसने कंचन का स्वागत तो किया पर उसकी आंखों में एक डर था, जैसे कंचन उसे वापस उसी नरक में ले जाने आई हो। कैसा है तू मनीष? और ये सब क्या है? कंचन ने चारों ओर देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ दीदी, यहाँ शांति है। कोई रोज रोज का कलेश नहीं है, कोई ताने देने वाला नहीं है, मनीष ने सुबह बैठते हुए कहा। शांति? कंचन की आवाज़ ऊंची हो गई। तो यहाँ शांति से बैठा है और वहाँ बाबूजी का पल पल मर रहे हैं और वहाँ बाबूजी पल पल मर रहे हैं। तुझे अंदाज़ा भी है उनकी हालत का? मनीष का चेहरा सख्त हो गया। दीदी, बाबूजी की हालत के ज़िम्मेदार भैया हैं। मैंने उनसे कहा था कि मुझे अलग रसोई दे दो, पर वे नहीं माने। उन्हें तो बस नियंत्रण चाहिए। मैं वहाँ रह रह कर घुट घुट कर मर जाता। क्या आपको मेरा सुख अच्छा नहीं लग रहा? सुख? अपनों को दुखी करके जो सुख मिलता है उसे सुख नहीं, पाप कहते हैं मनीष। तो कम से कम उनसे मिलने तो आ सकता है। नहीं दीदी, मैं आऊँगा तो फिर वही बहस होगी। भैया फिर अपनी महानता का ढोंग करेंगे। मैं उस घर की दहलीज तब तक नहीं लागूंगा जब तक भैया अपनी गलती नहीं मानते। कंचन ने महसूस किया कि कड़वाहट की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। रवीश को अपनी महानता का घमंड था और मनीष को अपनी आज़ादी का, और इन दोनों के बीच वो बूढ़ा पिता अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। कंचन भारी मन से वापस लौट आई। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी आग बुझाने की कोशिश कर रही है जिसे दोनों पक्षों ने खुद अपने हाथों से जलाया है और वे उसे बुझने नहीं देना चाहते। उस रात कंचन, रवीश और माँ एक साथ खाना खाने बैठे थे। मनीष की खाली कुर्सी उन्हें चिढ़ा रही थी। रवीश ने हमेशा की तरह चुप्पी साध रखी थी, पर कंचन ने देखा कि उसकी थाली में खाना वैसा का वैसा ही पड़ा था। शायद बड़े भाई का कलेजा भी भीतर ही भीतर सुलग रहा था, पर अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। रात के 2 बज रहे थे। कंचन को अभी मुश्किल से नींद आई ही थी कि अचानक माँ की ज़ोरदार चीख ने उसे झकझोर कर जगा दिया। रवीश, कंचन जल्दी आओ, देखो तुम्हारे बाबूजी को क्या हो गया। कंचन बदहवास होकर पिता के कमरे की ओर भागी। कमरे की बत्ती जल चुकी थी। रवीश पहले से वहां मौजूद था और पिता के सीने को जोर जोर से मल रहा था। बाबूजी का चेहरा नीला पड़ रहा था और वे सांस लेने के लिए बुरी तरह छटपटा रहे थे। उनकी आंखें पथराई हुई थी और हाथ पैर ठंडे पड़ चुके। बाबूजी, आंखें खोलिए, रवीश चिल्लाया। उसकी आवाज़ में वो सख्त मिजाज अधिकारी कहीं खो गया था, पर उसकी जगह एक डरा हुआ बेटा खड़ा था। दीदी, एम्बुलेंस को फ़ोन करो जल्दी, रवीश ने कंचन की ओर मुड़कर कहा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। कंचन ने थरथराते हाथों से फ़ोन मिलाया। अगले 20 मिनट तक घर के हर सदस्य के लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। माँ ज़मीन पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। अभी तो इन्होंने अपने दोनों बेटों को एक साथ देखा भी नहीं। एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ गली में गूंजी। मोहल्ले के 1-2 पड़ोसी भी जागकर बाहर आ गए। रवीश ने पिता को अपनी गोदी में उठाकर स्ट्रेचर तक पहुंचाया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते भर रवीश पिता का हाथ थामे रहा। वो बार बार उनके कानों में कह रहा था, बाबूजी हिम्मत मत हारिए, मैं हूँ ना। अस्पताल पहुंचते ही पिता को एक इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद बताया कि उन्हें मैसिव हार्ट अटैक आया है और स्थिति अत्यंत गंभीर है। सफ़ेद दीवारों वाले अस्पताल के गलियारे में कंचन और रवीश अकेले खड़े थे। माँ को घर पर ही पड़ोसियों के पास छोड़ दिया गया था क्योंकि उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। भैया, मनीष को फ़ोन करूं? कंचन ने हिचकिचाते हुए पूछा। रवीश के चेहरे पर एक पल के लिए वही पुराना सख्त भाव आया, पर अगले ही पल वो पिघल गया। उसने दीवार से सिर टिका दिया। कर दो कंचन। उसने दीवार से सिर टिका लिया। कर दो कंचन, आखिर वो भी उनका बेटा है। कल को ये ना कहे कि उसे बताया नहीं गया। कंचन ने मनीष को फ़ोन लगाया। 3-4 बार घंटी जाने के बाद मनीष ने नींद भरी आवाज़ में फ़ोन उठाया। हेलो मनीष, जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंचो, बाबूजी को हार्ट अटैक आया है, वे आईसीयू में हैं। कंचन की आवाज़ फूट पड़ी। फ़ोन के दूसरी तरफ एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर मनीष की हड़बड़ाई हुई आवाज़ आई। क्या? मैं अभी आता हूँ दीदी। लगभग आधे घंटे बाद मनीष अस्पताल के गलियारे में दौड़ता हुआ आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। जैसे ही उसकी नज़र रवीश पर पड़ी, वो ठिठक गया। दोनों भाइयों की नज़रें मिली। सालों की नफ़रत और महीनों का अलगाव एक पल के लिए उस डर के नीचे दब गया जो पिता को खोने के ख्याल से पैदा हुआ था।
मनीष रवि इसके पास जाना चाहता था, पर उसका अहंकार और पिछली कड़वाहट उनके पैरों की बेड़ियां बन गई थी। वह कंचन के पास जाकर खड़ा हो गया। दीदी, डॉक्टर ने क्या कहा? कंचन ने रोते हुए सारी बात बताई। मनीष ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया। रवि, जो अब तक खामोश खड़ा रहा था, अचानक बोल पड़ा। अब ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। जब वे घर पर तड़प रहे थे और हर रोज़ तुम्हारा दरवाजे पर इंतज़ार करते थे, तब तुम्हें अपने स्वाभिमान की चिंता थी। अब यहाँ आकर आंसू बहाने का क्या मतलब है? मनीष ने सिर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। भैया, ये वक्त ताने देने का नहीं है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही दुखी हैं? मैं हर रोज़ मरता था ये सोचकर कि मैं अपने घर से दूर हूँ, पर आपके व्यवहार ने मुझे मजबूर कर दिया था। मजबूर? रवीश उसकी ओर बढ़ा। तुम जैसे स्वार्थी लोग अपनी हर गलती का ठिकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं। तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी की शांति दिखी, पिता का गिरती हुई सेहत नहीं। बस कीजिए। कंचन बीच में आ गई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी शक्ति थी। शर्म आ रही है मुझे तुम दोनों की बहन होने पर। अंदर तुम्हारे पिता मौत से लड़ रहे हैं और तुम यहाँ अस्पताल के गलियारे में भी अपनी मैं को बड़ा साबित करने में लगे हो। क्या तुम दोनों की इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है? कंचन की फटकार ने दोनों को चुप करा दिया। रवीश एक तरफ जाकर बेंच पर बैठ गया और मनीष दूसरी तरफ की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आ गए। मिस्टर रवीश, दोनों भाई एक साथ डॉक्टर की ओर लपके। देखिए, हमने उन्हें स्टेबलाइज करने की कोशिश की है, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत नाजुक हैं। उनके दिल का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो चुका है। उन्हें बहुत ज़्यादा तनाव था, जो उनके क्लिनिकल रिकॉर्ड से पता चल रहा है। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? मनीष ने भारी आवाज़ में पूछा। अभी नहीं, वे बेहोश हैं। सुबह देखेंगे। पूरी रात अस्पताल की उसी ठंडी बेंच पर गुजरी। कंचन ने देखा कि रवीश और मनीष एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, पर दोनों की नज़रें बार बार आईसीयू के दरवाजे पर टिक जाती थी। जब भी कोई नर्स बाहर आती, दोनों एक साथ खड़े हो जाते। सुबह के करीब 4 बजे कंचन ने देखा कि रवीश की आंखें बंद थी, पर वो सो नहीं रहा था। मनीष पास ही खड़ा पानी की बोतल हाथ में लिए शून्य में ताक रहा था। कंचन ने महसूस किया कि इस त्रासदी ने उन दोनों के बीच की दीवार को गिराया तो नहीं, पर उसे थोड़ा कमज़ोर जरूर कर दिया है। मनीष धीरे से रवीश की बेंच के पास गया और पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। भैया, पानी। रवीश ने आंखें खोली। उसने मनीष की ओर देखा। उसकी नज़रों में वो पुरानी आग नहीं थी, बल्कि एक थकावट थी। उसने बिना कुछ कहे बोतल ले ली और एक घुट पानी पिया। एक छोटा सा इशारा था, पर कंचन के लिए ये उम्मीद की एक किरण थी। भैया, मनीष ने बहुत धीमे से कहा, मैंने नया घर तो ले लिया, पर एक भी रात सुकून से नहीं सोया। मुझे हर वक्त लगता था कि कोई मुझे कोस रहा है। रवीश ने लंबी सांस ली। सुकून तो इस घर से उसी दिन चला गया था मनीष, जिस दिन हमने एक दूसरे को भाई की जगह प्रतिद्वंदी समझना शुरू कर दिया था। मुझे लगा मैं अनुशासन से घर बचा लूँगा, और तुम्हें लगा कि तुम विद्रोह से अपनी पहचान बना लोगे, पर हम दोनों ही हार गए। कंचन ने दूर से ये बातचीत सुनी और उसकी आंखों में संतोष के आंसू आ गए। क्या पिता की बीमारी ही वो जरिया थी जो इन दोनों को फिर से जोड़ सकती थी? लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तभी आईसीयू के भीतर से कोड ब्लू की आवाज़ गूंजी और डॉक्टरों की एक टीम दौड़ती हुई अंदर गई। कंचन, रवीश और मनीष के दिल की धड़कनें रुक गई। वे तीनों कांच के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए, जहाँ से सिर्फ मशीनों की लाइटें और डॉक्टरों की भागदौड़ दिख रही थी। बाबूजी, मनीष ने सिसकते हुए पुकारा। रवीश ने पहली बार मनीष के कंधे पर हाथ रखा। हौसला रख मनीष। उस घड़ी में वे दोनों दुश्मन भाई नहीं थे। वे सिर्फ दो सहमे हुए बच्चे थे जो अपने पिता को यमराज के हाथों से छीन लेना चाहते थे। अस्पताल के आईसीयू के बाहर का गलियारा किसी शमशान की तरह शांत हो गया था, जिसे रह रहकर मशीनों की बीप और नर्सों के जूतों की आहट भंग कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर कपूर बाहर निकले। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी और चेहरे पर एक थका हुआ इत्मीनान। डॉक्टर, रवीश ने लगभग छलांग लगाते हुए उन्हें रोका। मनीष और कंचन भी उनके करीब पहुँचे। डॉक्टर ने मास्क हटाया और लंबी सांस ली। फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं। हमने उन्हें सीपीआर दिया और वे रिस्पॉन्ड कर गए।
ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि उनके दिल ने धड़कना लगभग बंद कर दिया था। लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? मनीष की आवाज़ में घबराहट थी। लेकिन अभी उन्हें कम से कम 1 हफ्ता सघन निगरानी में रखना होगा। उन्हें एक स्टेंट डालना पड़ सकता है, या शायद बाईपास की ज़रूरत पड़े। उनकी मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। ऐसा लग रहा है जैसे वे खुद ठीक नहीं होना चाहते। उनके जीने की इच्छा बहुत कम हो गई है। डॉक्टर के चले जाने के बाद तीनों के चेहरे पर थोड़ी राहत तो आई, पर डॉक्टर की आखिरी बात, जीने की इच्छा का कम होना, कंचन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे पता था कि बाबूजी के जीने की इच्छा उनके परिवार की एकता में थी, जो अब तार तार हो चुकी थी। मनीष, तू घर जा और माँ को लेकर आ, उन्हें दिलासा देना कि बाबूजी ठीक है, रवीश ने मनीष की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अभी भी आदेश का पुट था, पर लहजा थोड़ा नरम था। मनीष ने सिर झुका लिया। भैया, मैं माँ का सामना कैसे करूँगा? वे तो यही कहेंगी कि मेरी वजह से ही बाबूजी इस हाल में हैं। सच तो कड़वा ही होता है मनीष, रवि ने फिर से तल्खी से कहा, पर भागना समाधान नहीं है। माँ को तेरी ज़रूरत है। कंचन ने देखा कि फिर से वही पुरानी बहस शुरू होने वाली थी। उसने तुरंत बीच बचाव किया। भैया, मनीष को जाने दीजिए, माँ उसे देखकर खुश होगी। उन्हें लगेगा कि संकट के समय उनका छोटा बेटा लौट आया है। मनीष, जा और माँ को ले आ। मनीष भारी कदमों से चला गया। रवीश ने दीवार के सहारे ज़मीन पर बैठते हुए अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। कंचन उसके पास जाकर बैठ गई। भैया, आप बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम? रवीश एक फीकी हंसी हंसा। कंचन, जब घर की नींव डोल रही हो तो आराम कहाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने कहाँ गलती की। मैंने सब कुछ नियम से किया, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखा, शादी नहीं की। फिर भी मनीष को लगा कि मैं उसका दुश्मन हूँ। क्या अनुशासन इतना बुरा होता है? कंचन ने रवीश का हाथ अपने हाथों में लिया। भैया, कभी कभी हम सही होने के चक्कर में दयालु होना भूल जाते हैं। मनीष को आपके नियमों से चिढ़ नहीं थी, उसे उस तरीके से चिढ़ थी जिस तरह आप उसे जताते थे। उसे लगा कि आप उसके भाई नहीं, उसके मालिक बन रहे हैं। रवीश चुप रहा। शायद वो पहली बार आत्मचिंतन कर रहा था। 2 घंटे बाद मनीष माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। माँ की हालत देखकर कंचन का कलेजा मुँह को आ गया। उन्होंने एक पुरानी सूती साड़ी पहन रखी थी जो अस्त व्यस्त थी, और उनके हाथ काँप रहे थे। जैसे ही उन्होंने रवीश और कंचन को देखा, वे फूट फूट कर रोने लगी। कहाँ है तुम्हारे बाबूजी? मुझे उनके पास ले चलो। मैंने कहा था ना कि इस घर को किसी की नज़र लग गई है, माँ ने सिसकते हुए कहा। जब माँ को कांच की खिड़की से बाबूजी को देखने की अनुमति मिली तो वे और भी बेहाल हो गई। पाइपों और मशीनों से घिरे अपने पति को देखकर वे वहीं फर्श पर बैठ गईं। मनीष ने उन्हें उठाना चाहा, पर माँ ने उसका हाथ झटक दिया। दूर हट जा मुझसे, तू तो चला गया था ना अपना नया महल बसाने। अब यहाँ क्या देखने आया है? अपने पिता की लाश? माँ के शब्द जहर बुझे तीर की तरह थे। मनीष पत्थर की मूरत बन गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? माँ ने चिल्लाकर कहा, जिससे अस्पताल का स्टाफ भी उनकी ओर देखने लगा। माफ़ी तब मिलती है जब इंसान अनजाने में गलती करे। तूने तो जानबूझकर इस घर की ईंटें उखाड़ी है। तेरे पिता हर रात तेरी आहट सुनते थे, पर तू नहीं आया। अब जब ये मौत के मुंह में है तो तू नाटक कर रहा है। रवीश आगे आया और माँ को संभाला। माँ, शांत हो जाइए, ये अस्पताल है। होने दे अस्पताल। सबको पता चलना चाहिए कि औलाद कैसे माँ बाप का गला घोटती है। माँ का विलाप जारी रहा। उस दिन अस्पताल के उस गलियारे में एक अजीब सा दृश्य था। माँ का गुस्सा, मनीष का पश्चाताप, रवीश की खामोशी और कंचन की बेबसी। दोपहर में डॉक्टर ने रवीश को कैबिन में बुलाया। इलाज का अनुमानित खर्च दिया गया था। रकम काफ़ी बड़ी थी। रवीश ने पर्चा देखा और उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। उसके पास बचत थी, पर इतनी नहीं कि वो तुरंत 5-7 लाख रुपए का भुगतान कर सके। उसने घर की मरम्मत कुछ पैसे बचाए थे, पर वे भी कम पड़ रहे थे। मनीष केबिन के बाहर खड़ा था। उसने रवीश के चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए। जब रवीश बाहर निकला तो मनीष उसके पीछे पीछे गया। भैया, खर्च बहुत ज़्यादा है क्या? मनीष ने दबे स्वर में पूछा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूँगा, रवीश ने रूखा जवाब दिया। कैसे देख लेंगे? आपकी सेविंग्स के बारे में मुझे पता है। मैंने भी कुछ पैसे जोड़ रखे हैं अपनी नई गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए। मैं वे पैसे हॉस्पिटल में जमा कर देता हूँ, मनीष ने साहस जुटाकर कहा। रवीश रुक गया। उसने मुड़कर मनीष को देखा। अब तुम्हें अपनी गाड़ी की याद नहीं आ रही है? कल तक तो तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारी तरक्की में बांधा हूँ। अब क्यों अपने पैसे को यहाँ बर्बाद कर रहे हो?
मनीष की आंखों में चमक आ गई। भैया गाड़ी फिर आ जाएगी, पर बाबूजी, और ये पैसे बर्बाद करना नहीं है, ये मेरा फर्ज है। भले ही मैं घर से अलग हूँ, पर खून तो आपका और बाबूजी का ही है ना। रवीश की आंखों में पहली बार थोड़ी नमी दिखी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मनीष के कंधे पर हल्का सा दबाव दिया और आगे बढ़ गया। यह उस शीत युद्ध की पहली संधि थी। रात को कंचन ने देखा कि दोनों भाई अस्पताल की कैंटीन में एक ही मेज पर बैठे चाय पी रहे थे। वे बात नहीं कर रहे थे, पर उनके बीच का तनाव वो नहीं था जो घर पर हुआ करता था। साझा संकट ने उनके अहंकार की दीवार में एक छोटा सा छेद कर दिया था। अगले दिन बाबूजी को होश आया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने रवीश, मनीष और माँ तीनों खड़े थे। उनकी नज़रें पहले रवीश पर गई, फिर मनीष पर। बाबूजी ने बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा, मनीष तू आ गया। मनीष ने बाबूजी का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। हाँ बाबूजी, मैं आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबूजी ने धुंधली आंखों से रवीश की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हो कि क्या उसने मनीष को माफ़ कर दिया। रवीश ने धीमे से सिर हिलाया। बाबूजी के चेहरे पर एक छीर सी मुस्कान आई। उन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क के भीतर से फुसफुसाते हुए कहा, घर घर मत टूटने देना। कंचन ने महसूस किया कि इलाज तो शुरू हो गया था, पर असली घाव अभी भी गहरे थे। अस्पताल के सफ़ेद गलियारों से निकलकर जब बाबूजी 10 दिन बाद घर की चौखट पर पहुँचे तो मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली। रवीश और मनीष दोनों ने मिलकर बाबूजी के स्ट्रेचर को सहारा दिया। पड़ोसियों को लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, पर घर के भीतर की हवा अभी भी भारी थी। बाबूजी को उनके पुराने कमरे में लिटाया गया, वही कमरा जिसकी खिड़की से बाहर नीम का पेड़ दिखता था। माँ ने तुरंत आरती की थाली सजाई, पर उनकी आंखों में खुशी से ज़्यादा एक डर था। उन्हें डर था कि कहीं ये शांति तूफान से पहले वाली शांति ना हो। मनीष तू आज यहीं रुक जा। माँ ने मनीष का हाथ पकड़ते हुए गुहार लगाई। मनीष ने एक नज़र रवीश की ओर देखा, जो कमरे के कोने में खड़ा डॉक्टर की दवाइयों की लिस्ट चेक कर रहा था। रवीश ने सिर नहीं उठाया। मनीष ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ, रीना घर पर अकेली है, उसे भी चिंता हो रही होगी। मैं कल सुबह आ जाऊँगा। अकेली है या तुझे यहाँ रहने नहीं देना चाहती। माँ की आवाज़ में फिर से कड़वाहट आ गई। माँ प्लीज़, अभी बाबूजी घर आए हैं, फिर से बहस शुरू मत कीजिए। कंचन ने बात संभाली। उसने मनीष को आंखों से इशारा किया कि वो अभी चला जाए ताकि माहौल और ना बिगड़े। अगले 3 दिन घर में एक अजीब सा अनुशासन रहा। रवीश सुबह ऑफिस जाने से पहले बाबूजी के पास बैठता, उनके पैर सहलाता, पर वो मनीष के बारे में कोई बात नहीं करता। मनीष हर रोज़ आता, 2 घंटे बैठता, फल और दवाइयाँ लाता, पर उसका व्यवहार किसी मेहमान जैसा होता जा रहा था। वो घर के किसी भी सामान को हाथ लगाने से कतराता, जैसे उसका उस घर पर अब कोई हक ना बचा हो। चौथे दिन शाम को जब कंचन चाय बना रही थी तो रवीश रसोई में आया। कंचन, मनीष के अस्पताल वाले पैसों का क्या हुआ? उसने जो चेक दिया था, क्या वो क्लियर हो गया? रवीश ने पूछा। हाँ भैया, वो पैसे इलाज में लग गए। मनीष ने कहा है कि अगर और ज़रूरत हो तो अपनी कुछ एफडी भी तुड़वा सकता है। रवीश ने एक लंबी सांस ली। उसे कह देना कि अब ज़रूरत नहीं है, बाकी का खर्च मैं संभाल लूँगा। और हाँ, उसे कहना कि वो अपनी गाड़ी का डाउन पेमेंट कर दे। मैं नहीं चाहता कि कल को ये वो कहे कि उसकी तरक्की मेरे कारण रुकी। कंचन को रवीश की बात चुभी। भैया, वो भाई की तरह मदद कर रहा है, निवेश की तरह नहीं। आप हर बात को लेन देन पर क्यों ले आते हैं? क्योंकि रिश्ते जब एक बार टूटते हैं कंचन, तो वे हिसाब किताब पर ही टिकते हैं। रवीश ने ठंडे स्वर में कहा और बाहर चला गया। तभी बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मनीष आया था, पर आज उसके साथ उसकी पत्नी रीमा भी थी। रीना बहुत दिनों बाद इस घर में कदम रख रही थी। उसने सिर पर पल्ला ले रखा था और उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ और झिझक का मिश्रण था। रीना सीधे बाबूजी के कमरे में गई और उनके पैर छुए। माँ कोने में बैठी उसे तिरछी नज़रों से देख रही थी। कैसी हैं आप माँ जी? रीना ने औपचारिक स्वर में पूछा। जैसी छोड़कर गई थी उससे बदतर ही हूँ बहू। घर उजड़ गया, पर तुम लोग सुखी रहो, यही कामना है। माँ ने तंज कसा। रीना के चेहरे का रंग बदल गया। उसने मनीष की ओर देखा, जैसे कह रही हो, देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ आते ही ताने मिलेंगे। कंचन ने स्थिति को संभालते हुए सबको चाय के लिए बुलाया। बैठक में सब जमा हुए। ये पहली बार था जब रवीश, मनीष और रीना और कंचन एक साथ बैठे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि चाय की चुस्कियों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। भैया, मनीष ने खामोशी तोड़ी, मैं सोच रहा था कि बाबूजी की सेवा के लिए एक परमानेंट
नर्स रख लेते हैं, रात को माँ को दिक्कत होती होगी। रवीश ने अपनी प्याली नीचे रखी। नर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं और कंचन पत्नी संभाल रहे हैं, माँ भी है, बाहरी लोगों को इस घर में ज़रूरत नहीं है। पर भैया आप ऑफिस भी जाते हैं, मनीष का मतलब था कि माँ पर बोझ कम हो जाएगा। रीना ने बीच में हस्तक्षेप किया। रवीश ने अपनी नज़रें रीना पर टिका दी। रीना बहू, इस घर के बोझ उठाने की आदत हमें शुरू से है। जब तुम लोग यहाँ से गए थे तब तो तुमने नहीं सोचा कि माँ बाप पर कितना बोझ पड़ेगा। अब नर्स रखवाकर अपना गुनाह कम करना चाहती हो। भैया, मनीष चिल्लाया। रीना से सुझाव दे रही थी। आप हर बात को लड़ाई की तरफ क्यों ले जाते हैं? लड़ाई मैंने शुरू नहीं की मनीष, तुम लोग यहाँ सिर्फ अपनी अपर क्लास वाली लाइफस्टाइल दिखाने आए हो। अगर सच में चिंता होती तो घर छोड़कर भागते नहीं। रवीश का स्वर अब ऊंचा हो चुका था। रीना उठकर खड़ी हो गई। मनीष चलो यहाँ से, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ हमारी कदर नहीं होगी। हम मदद करना चाहते हैं पर इन्हें तो बस अपनी ज़िद प्यारी है। रुकिए, कंचन ने कड़क आवाज़ में कहा। बैठो दोनों, और भैया आप भी शांत हो जाइए। कंचन ने रवीश की ओर देखा। भैया क्या आप नहीं देख रहे हैं कि बाबूजी अंदर कमरे में सब सुन रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि उन्हें फिर से दौरा पड़े? और मनीष तुझे भी थोड़ा धीरज रखना चाहिए। बड़े भैया का स्वभाव तू जानता है। स्वभाव नहीं दीदी, ये अहंकार है, मनीष ने खड़े होते हुए कहा। इन्हें लगता है कि ये घर इनकी रियासत है और हम इनके गुलाम। मैं यहाँ सिर्फ बाबूजी के लिए आता हूँ, वरना इस घर की हवा में अब सिर्फ कड़वाहट बची है। मनीष और रीना बिना दोबारा पीछे मुड़े बाहर निकल गए। रवीश भी अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। कंचन रसोई के फर्श पर बैठ गई और सिसकने लगी। उसे लगा कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, ये दरार अब खाई बन चुकी थी। उसे माँ की वह बात याद आई। बेटियाँ होती तो विदा कर देती, पर बेटों का ये बंटवारा कैसे देखूं। रात को कंचन बाबूजी के पास बैठी थी। बाबूजी की आंखें खुली थी। उन्होंने धीरे से कंचन का हाथ दबाया। कंचन, वे लड़ रहे थे ना बाहर? कंचन ने झूठ बोलना चाहा, पर पिता की पारखी नज़रों से कुछ छुप नहीं सकता था। थोड़ी बहस हो गई थी बाबूजी, आप चिंता ना करें। मनीष अब कभी वापस नहीं आएगा, बाबूजी ने शून्य में देखते हुए कहा। उसकी पत्नी के मन में इस घर के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। और रवीश अपने आदर्शों के बोझ तले इतना दब गया है कि उसे अपनों का दर्द नहीं दिख रहा। कंचन ने गौर किया कि बाबूजी की आवाज़ में अब मौत का डर नहीं, बल्कि एक गहरी विरक्ति थी। वे उस इंसान की तरह लग रहे थे जिसने अपनी हार स्वीकार कर ली हो। अगली सुबह कंचन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो मनीष के घर जाकर रीना से अकेले में बात करेगी। उसे लगा कि शायद औरतों के बीच की बातचीत इस उलझन का कोई सिरा सुलझा सके। लेकिन जब वो मनीष के फ्लैट पर पहुंची तो वहाँ का नज़ारा और भी चौंकाने वाला था। घर के बाहर बिक्री के लिए बोर्ड लगा था। कंचन ने घबराकर अंदर प्रवेश किया। मनीष और रीना पैकिंग कर रहे थे। मनीष, ये क्या है? तू फिर कहीं जा रहा है? मनीष ने अपनी बहन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। दीदी, मैंने इस शहर से ट्रांसफ़र ले लिया है। हम अगले हफ्ते बेंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ रहकर ना मैं सुखी रह पाऊँगा, ना भैया को चैन मिलेगा। दूर रहेंगे तो शायद कभी कभी फ़ोन पर बात तो हो पाएगी, यहाँ तो हर मुलाकात एक घाव दे जाती है। कंचन सन्न रह गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। तिनका तिनका जोड़कर बनाया गया घोंसला अब पूरी तरह बिखरने को तैयार था। कंचन मनीष के फ्लैट के बीचों बीच खड़ी थी। चारों ओर बिखरे हुए गत्ते के डिब्बे और पैकिंग टेप की आवाज़ उसे किसी अशुभ संकेत की तरह लग रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका छोटा भाई, जो कभी माँ के आंचल से बंधा रहता था, आज पूरे शहर और परिवार से अपना नाता तोड़ने की तैयारी कर चुका है। बेंगलोर, इतनी दूर मनीष? कंचन की आवाज़ काँप रही थी। उन्हें एक बार बाबूजी के बारे में सोचा? उनकी हालत अभी स्थिर भी नहीं हुई है। मनीष ने एक बड़ा डिब्बा बंद करते हुए ऊपर देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी कोमलता नहीं, बल्कि एक थका हुआ खालीपन था। दीदी, यहाँ रहकर मैं क्या कर रहा हूँ? रोज़ अस्पताल जाना, फिर घर आकर भैया के ताने सुनना और फिर अपनी पत्नी का रोता हुआ चेहरा देखना। मेरी मौजूदगी से वहाँ सिर्फ तनाव बढ़ता है। शायद मेरे जाने के बाद भैया को सुकून मिले कि अब उनके साम्राज्य को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। और माँ, वे तो जी नहीं पाएंगी, कंचन ने दलील दी। तभी रीना कमरे में आई। उसके हाथ में कुछ कपड़े थे। दीदी, माँ जी को तो हम वैसे भी खटकते हैं। उन्हें लगता है कि मनीष को मैंने भड़काया है। अगर हम दूर चले जाएंगे तो कम से कम उन पर ये इल्ज़ाम तो नहीं लगेगा कि हम घर में कलेश कर रहे हैं। दूर रहकर रिश्ते शायद थोड़े
गरिमापूर्ण बने रहे। कंचन समझ गई थी कि यहाँ समझाना अब व्यर्थ है। रीना ने अपने मन के किवाड़ पूरी तरह बंद कर लिए थे। वो भारी मन से वापस अपने मायके लौट आई। घर का माहौल वैसा ही था, धूमिल और बोझिल। रवीश बैठक में बैठा किसी फाइल में उलझा था। कंचन उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। भैया, मनीष बेंगलोर जा रहा है, उसने ट्रांसफ़र ले लिया है। रवीश के हाथ में पकड़ी कलम एक पल के लिए ठिठक गई, पर उसने चेहरा ऊपर नहीं किया। अच्छी बात है, तरक्की के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। भैया, वो तरक्की के लिए नहीं, आपसे और इस घर के कलेश से पीछा छुड़ाने के लिए जा रहा है। वह अगले हफ्ते निकल जाएगा, कंचन लगभग चिल्लाई। रवीश ने फाइल बंद की और चश्मा उतारकर मेज पर रखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द की लहर उठी, पर उसने तुरंत उसे अपने स्वाभिमान के पीछे छुपा लिया। कंचन, जो जाना चाहता है उसे तुम सोने की जंजीरों से भी नहीं रोक सकती। उसने तय कर लिया है कि उसे इस परिवार की ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी उसे रोकने की भीख नहीं मांगूंगा। वो जाए जहाँ उसे खुशियाँ मिले। आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? कंचन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कठोर नहीं हूँ, मैं यथार्थवादी हूँ, रवीश ने ऊंची आवाज़ में कहा। जिस भाई ने मेरे त्याग का सम्मान नहीं किया, जिसे मेरा अनुशासन जेल जैसा लगा, उसे अब अपनी आज़ादी मुबारक हो। तभी माँ कमरे से बाहर आई। उन्होंने सब सुन लिया था। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वे बिना कुछ बोले लड़खड़ाते हुए बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ी। कंचन और रवीश भी उनके पीछे भागे। बाबूजी अपनी दवाइयों के असर में सो रहे थे, पर उनकी सांसें भारी थी। माँ उनके बिस्तर के पास बैठ गई और उनके हाथ को अपने हाथों में अपने माथे में लगा लिया। सुन रहे हो? उनके हाथ को अपने माथे से लगा लिया। सुन रहे हो? आपका लाडला शहर छोड़कर जा रहा है। अब वो हफ्ते में एक बार भी नहीं दिखेगा। पूरे कमरे में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। रवीश दीवार से टिक लगा खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियाँ भींची हुई थी। कंचन को लगा कि ये घर अब एक ऐसी नाव बन चुका है जो धीरे धीरे डूब रही है, और सवार एक दूसरे को बचाने के बजाय किनारा ढूंढ रहे हैं। अगले 4 दिन कंचन ने मनीष और रवीश के बीच सेतु बनने की आखिरी कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। रवीश ने खुद को काम में इतना झोंक दिया कि वो घर केवल सोने के लिए आता। मनीष भी घर नहीं आया। शायद वो विदाई के उस भावनात्मक बोझ से बचना चाहता था। आखिरकार वह दिन आ गया जब मनीष की फ़्लाइट थी। कंचन ने रवीश से मिन्नत की, भैया कम से कम एयरपोर्ट तो चलिए, क्या पता फिर कब मिलना हो। मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है, रवीश ने रूखा सा जवाब दिया और अपनी कार की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। पर कंचन ने देखा कि गाड़ी स्टार्ट करते समय रवीश के हाथ काँप रहे थे। कंचन और माँ टैक्सी लेकर मनीष के फ्लैट पहुँचे। सामान टैक्सी में लद चुका था। मनीष अपनी माँ को देखते ही उनसे लिपट गया। वो सुबक सुबक कर रोने लगा, जैसे वही छोटा बच्चा हो जो स्कूल जाने के डर से रोता था। माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ, मनीष ने कहा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। जा बेटा, जहाँ तुझे शांति मिले वहीं जा, पर याद रखना जिस जड़ को काट कर तू जा रहा है वो ज़मीन अब भी तेरी ही है। मनीष ने कंचन की तरफ देखा। दीदी भैया नहीं आए? कंचन ने नज़रें झुका ली। उन्हें कुछ काम था। मनीष के चेहरे पर एक उदास मुस्कान आई। मैं जानता था उनके पास हमेशा काम होगा, बस अपने भाई के लिए वक्त नहीं होगा। ठीक है दीदी, बाबूजी का ख्याल रखना। जब मनीष की गाड़ी आंखों से ओझल हो गई तो माँ पत्थर की मूरत बन गई। वे घर वापस आई और सीधे मंदिर में जाकर बैठ गई। उन्होंने दिया नहीं जलाया, बस अंधेरे में बैठी रही। रात को जब रवीश लौटा तो उसने देखा कि घर में चूल्हा नहीं जला था। उसने कंचन को आवाज़ दी, कंचन खाना नहीं बना? कंचन रसोई से बाहर आई। उसकी आंखों में लालिमा थी। नहीं भैया, आज इस घर में किसी को भूख नहीं है। आपका भाई चला गया का क्या आपका पेट अब भी भर सकता है? रवीश कुछ नहीं बोला, सीधे बाबूजी के कमरे में गया। बाबूजी जाग रहे थे। उन्होंने रवीश की ओर देखा और बहुत धीमे से कहा, रवीश, चिड़िया उड़ गई है ना? रवीश ने बाबूजी का हाथ थाम लिया। वो अपनी मर्जी से गया है बाबूजी। नहीं रवीश, बाबूजी ने खांसते हुए कहा, वो तुम्हारी खामोशी की वजह से गया है। अगर तुम एक बार उसे गले लगा लेते तो शायद वो यहाँ से ना जा पाता। आज तुमने एक भाई नहीं खोया, तुमने अपने बुढ़ापे का एक हिस्सा खो दिया है। रवीश के पास कोई दलील नहीं थी। मनीष के जाने के बाद घर की दीवारें जैसे और भी ऊंची और ठंडी हो गई थी। पहले जब वह घर में था तो भले ही शोर शराबा और झगड़े होते थे, लेकिन कम से कम जीवंतता का एक एहसास तो था। अब घर एक आलीशान मकबरे जैसा लग रहा था, जहाँ हर सदस्य अपनी अपनी खामोशी की चादर ओढ़े जी रहा था।
कंचन ने महसूस किया कि मनीष के जाने का सबसे गहरा असर बाबूजी पर पड़ा था। वे शारीरिक रूप से तो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन उनका मन जैसे कहीं पीछे छूट गया था। वे घंटों खिड़की की ओर ताकते रहते। जब भी गली में किसी की गाड़ी रुकने की आवाज़ आती, उनकी गर्दन उम्मीद में दरवाजे की ओर मुड़ जाती और फिर निराशा में झुक जाती। एक शाम कंचन बाबूजी के लिए दलिया लेकर कमरे में आई। रवीश भी वहीं बैठा अखबार पढ़ रहा था, या शायद पढ़ने का ढोंग कर रहा था, क्योंकि पिछले 15 मिनट में उसने पन्ना नहीं पलटा था। बाबूजी, थोड़ा खा लीजिए, कंचन ने पुचकारते हुए कहा। बाबूजी ने दलिये की कटोरी की ओर देखा और फिर रवीश की ओर। रवीश, बेंगलोर में मौसम कैसा रहता है? सुना है वहाँ बहुत बारिश होती है। रवीश ने अखबार से नज़रें नहीं हटाई। पता नहीं बाबूजी, उसे आदत है, संभाल लेगा खुद को। उसे ठंड जल्दी लग जाती है, बाबूजी ने जैसे अपने आप से कहा। जब वो छोटा था तो ज़रा सी भी ओस में उसे जुकाम हो जाता था। अब वहाँ उसे काढ़ा बनाकर कौन देगा? रवीश ने अचानक अखबार मेज पर पटक दिया। बाबूजी, अब वो छोटा बच्चा नहीं है, वो शादीशुदा है, उसका अपना परिवार है। और अगर उसे आपकी इतनी ही चिंता होती तो वो इस तरह मुंह मोड़कर नहीं भागता। आप बेकार में उसके लिए अपना खून सुखा रहे हैं। रवीश की आवाज़ में वही पुरानी सख्ती थी, पर कंचन ने गौर किया कि उसकी उंगलियां काँप रही थी। अगले दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें बुखार नहीं था, पर वे बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। वे बस रोती रहती और मनीष के बचपन की बातें करती रहती। कंचन ने महसूस किया कि घर का ढांचा अब पूरी तरह चरमरा रहा है। कंचन ने रवीश को अकेले में पकड़ा। भैया, ये कब तक चलेगा? माँ बाप तिल तिल कर मर रहे हैं। मनीष को एक फ़ोन कर लीजिए, बस इतना कह दीजिए कि आप नाराज़ नहीं हैं। मैं झूठ नहीं बोल सकता कंचन, रवीश ने कठोरता से कहा। मैं नाराज़ हूँ। उसने इस घर के अनुशासन को तोड़ा। उसने बाबूजी की बीमारी के वक्त अपनी ज़िद को ऊपर रखा। अगर मैं आज झुक गया तो मेरे सिद्धांतों का क्या होगा? सिद्धांतों का क्या करेंगे भैया, अगर घर में इंसान ही ना बचेंगे? कंचन की आवाज़ ऊंची हो गई। आपका ये अहंकार एक दिन आपको इस घर में बिल्कुल अकेला कर देगा। मनीष गलत हो सकता है, पर क्या बड़े होने के नाते आपकी जिम्मेदारी उसे संभालने की नहीं थी? रवीश चुप रहा। उसके चेहरे पर भाव का एक युद्ध चल रहा था, पर अंत में जीत उसके अहम की ही हुई। उधर बेंगलोर से मनीष के फ़ोन आते थे, पर वह सिर्फ कंचन या माँ से बात करता। जैसे ही रवीश का जिक्र आता वो बात काट देता। दीदी, वहाँ सब ठीक है ना? मनीष ने एक रात फ़ोन पर पूछा। सब ठीक कैसे हो सकता है मनीष, घर वीरान पड़ा है, बाबूजी बस तेरा नाम जपते रहते हैं। तू एक बार भैया से बात क्यों नहीं कर लेता? वे बड़े हैं, तू छोटा है। तू झुक जाएगा तो छोटा नहीं हो जाएगा। नहीं दीदी, मनीष का स्वर पत्थर जैसा सख्त था। भैया को लगता है कि वे भगवान हैं। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। उन्होंने रीना का अपमान किया है और एक पति होने के नाते मैं वो नहीं भूल सकता। कंचन ने फ़ोन रख दिया और माथा पकड़कर बैठ गई। दोनों भाई अपनी अपनी सच्चाई और अधिकार के किले में बंद थे। किसी को भी ये नज़र नहीं आ रहा था कि उनके बीच की यह जंग उन दो बुजुर्गों की बची खुची ज़िंदगी को लील रही है। एक दिन जब कंचन घर की सफाई कर रही थी तो उसे पुराने स्टोर रूम में एक संदूक मिला। उसमें उनके बचपन के खिलौने, पुरानी कापियाँ और कुछ तस्वीरें थी। एक तस्वीर ऐसी थी जिसे देखकर कंचन के आंसू निकल आए। उस तस्वीर में रवीश ने मनीष को अपनी पीठ पर बिठा रखा था और दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। तस्वीर के पीछे बाबूजी ने लिखा था, मेरी दो आँखें, मेरा गौरव। आज वे दोनों आँखें एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहती थी। कंचन ने वो तस्वीर शाम को चाय के समय मेज पर रख दी। रवीश चाय पीने आया। उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी। वो ठिठक गया। उसने हाथ बढ़ाकर तस्वीर उठाई। कुछ पलों के लिए उसके चेहरे की कठोरता गायब हो गई। उसकी आंखें नम हुई, पर जैसे ही उसे याद आया कि कंचन उसे देख रही है, उसने तस्वीर वापस रख दी। ये कचरा यहाँ क्यों रखा है? उसने रूखेपन से कहा। ये कचरा नहीं है भैया, ये आपकी हकीकत है। क्या आप सच में उस रवीश को भूल गए हैं जो मनीष के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता था? रवीश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी चाय ख़त्म की और बाहर चला गया। घर में पसरा सन्नाटा अब कंचन को डराने लगा था। वो देख रही थी कि दवाइयों की शीशियाँ चढ़ रही थी, पर बाबूजी की आंखों की चमक घट रही थी। माँ ने तो जैसे दुनिया से नाता ही तोड़ लिया था। वे रसोई से बिस्तर और बिस्तर से मंदिर तक एक छाया की तरह डोलती रहती थी। कंचन को समझ आ गया था कि यदि इस वक्त कुछ नहीं किया गया तो ये घर केवल ईंटों का ढांचा बनकर रह जाएगा। उसने तय किया कि अब वो किसी के हाँ या ना का इंतज़ार नहीं करेगी। उसने चुपके से मनीष को फ़ोन लगाया। मनीष, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुन। बाबूजी की हालत अच्छी नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके पास शायद ज़्यादा समय
डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके पास शायद ज़्यादा वक्त नहीं है। कंचन ने थोड़ा झूठ और थोड़ा सच मिलाकर एक गंभीर स्वर में कहा। फ़ोन के दूसरी तरफ मनीष की सांसें तेज हो गई। क्या? पर दीदी, कल तो माँ ने कहा था कि वे ठीक है। माँ तुझे परेशान नहीं करना चाहती, पर हकीकत ये है कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। वे बस तेरा नाम लेते हैं। मनीष, अगर तू आखिरी बार उन्हें देखना चाहता है तो बिना किसी को बताए पहली फ्लाइट से यहाँ पहुँच। और सुन, भैया को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तेरे आने से पहले ही यहाँ कोई नया महाभारत शुरू हो जाए। मनीष की आवाज़ काँप रही थी। ठीक है दीदी, मैं कल सुबह तक पहुँचता हूँ। अगले 24 घंटे कंचन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। उसने रवीश की पैनी नज़रों से बचकर मनीष के आने की तैयारी करनी थी। रवीश अक्सर कंचन के चेहरे के भाव पढ़ लेता था, इसलिए कंचन ने खुद को घर के कामों में इतना व्यस्त कर लिया कि उसे बात करने का मौका ही ना मिले। अगली सुबह जब रवीश ऑफिस के लिए निकल गया तो कंचन एयरपोर्ट की ओर भागी। मनीष वहाँ खड़ा था, थका हुआ, परेशान और अपनी जड़ों से कट जाने के दुख से भरा हुआ। रीना उसके साथ नहीं थी। शायद मनीष ने इस बार अकेले आना ही बेहतर समझा था। दीदी, बाबूजी कैसे हैं? मनीष ने कंचन का हाथ पकड़ते हुए पूछा। चल घर चल, रास्ते में बताती हूँ। जब वे घर पहुँचे तो कंचन ने मनीष को पिछले दरवाजे से अंदर लिया। माँ रसोई में थी। जैसे ही उनकी नज़र मनीष पर पड़ी, उनके हाथ से स्टील का लोटा गिर गया। खड़खड़ाहट की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। मनीष! माँ लगभग दौड़ती हुई आई और सीने से उसे लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू मनीष के कंधे भिगोने लगे। मेरा बच्चा आ गया। मुझे लगा तू मुझे मरते दम तक नहीं दिखेगा। चुप हो जाओ माँ, बाबूजी सो रहे हैं, कंचन ने फुसफुसाते हुए कहा। मनीष दबे पांव बाबूजी के कमरे में गया। कमरे में दवाइयों की एक अजीब सी गंध बसी थी। बिस्तर पर लेटे बाबूजी इतने कमज़ोर लग रहे थे कि मनीष को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी गाल की हड्डियां उभर आई थी और हाथ लकड़ियों जैसे पतले हो गए थे। मनीष उनके पैरों के पास बैठ गया और धीरे से उनके पैर दबाने लगा। बाबूजी ने अधखुली आंखों से देखा। कुछ पलों के लिए उन्हें लगा कि वे कोई सपना देख रहे हैं। उन्होंने अपनी कांपती उंगली से मनीष के चेहरे को छुआ। मनीष, तू तू सच में है? हाँ बाबूजी, मैं आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत देर से आया। मनीष ने उनके हाथ पर अपना सिर रखा दिया और सुबकने लगा। बाबूजी के चेहरे पर जो सुकून आया वो किसी भी महंगी दवाई से बढ़कर था। उन्होंने कंचन की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्हें पता था कि ये उनकी बेटी की ही कारस्तानी है, लेकिन सुख का ये पल छोटा था। शाम के 5 बज रहे थे, रवीश के आने का वक्त। कंचन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने मनीष से कहा, मनीष तू अंदर वाले कमरे में छुप जा, भैया आ रहे हैं। पर क्यों दीदी? कब तक छुपूंगा? आखिर ये घर मेरा भी है, मनीष ने स्वाभिमान से कहा। अभी बहस का वक्त नहीं है मनीष, बाबूजी की खातिर जरा रुक जा। जैसे रवीश ने घर में कदम रखा, उसे माहौल में कुछ बदलाव महसूस हुआ। माँ के चेहरे पर वर्षों बाद एक पीली सी मुस्कान थी और घर में कुछ अच्छा पकने की खुशबू आ रही थी। आज क्या बात है कंचन, घर बड़ा चहक रहा है, रवीश ने अपना बैग मेज़ पर रखते हुए कहा। कंचन ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए कहा, कुछ नहीं भैया, बस बाबूजी की तबीयत थोड़ी बेहतर लग रही है तो मन खुश हो गया। रवीश बाबूजी के कमरे में गया। उसने देखा कि बाबूजी उठकर बैठे हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। रवीश को कुछ शक हुआ। उसने कमरे का मुआयना किया और उसकी नज़र कोने में रखे एक बैग पर पड़ी। वो बैग मनीष का था। रवीश का चेहरा एकदम से तमतमा उठा। उसने पलटकर कंचन की ओर देखा जो दरवाजे पर खड़ी थी। ये किसका बैग है कंचन? रवीश की आवाज़ में बिजली की कड़क थी। कंचन खामोश रही। तभी अंदर वाले कमरे से मनीष बाहर निकल आया। दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे। रवीश की आंखों में गुस्सा था और मनीष की आंखों में एक चुनौती भरी विनीत भाव। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवीश ने चबा चबा कर पूछा। मैंने कहा था ना कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। भैया, आप घर के मालिक हो सकते हैं पर बाबूजी के हक के मालिक नहीं। मैं उनसे मिलने आया हूँ और मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक वे पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मनीष ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा। निकलो यहाँ से, अभी के अभी, रवीश चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अनुमति के बिना यहाँ कदम रखने की? रवीश। बिस्तर से बाबूजी की कमज़ोर पर तीखी आवाज़ गूंजी। चुप हो जाओ। अगर आज इस घर में कोई चिल्लाएगा तो वो मैं हूँ। मनीष मेरा बेटा है और वो मेरे बुलावे पर आया है। रवीश हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाबूजी उसके खिलाफ इस तरह खड़े होंगे। बाबूजी, आप नहीं जानते कि यह सब कंचन की चाल है। ये लड़का सिर्फ
आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने आया है। रवीश ने अपनी सफाई दी। अगर प्यार दिखाना ब्लैकमेल करना है तो मुझे यही चाहिए रवीश। बाबूजी ने कहा, तुम बड़े हो पर तुमने बड़प्पन नहीं दिखाया। अब अगर मनीष वापस आया है तो इसी घर में रहेगा। अगर तुम्हें ऐतराज़ है तो ये घर मेरा है, तुम कहीं और जा सकते हो। बाबूजी के इन शब्दों ने रवीश के अहंकार की जड़ें हिला दी। उसे लगा जैसे उसकी पूरी सत्ता एक ही पल में ढह गई हो। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया और घर का मुख्य दरवाज़ा ज़ोर से पटक कर बाहर चला गया। कंचन सन्न रह गई। उसे लगा कि उसने आग बुझाने की कोशिश की थी पर उसने तो पूरे घर में आग लगा दी। मनीष बाबूजी के पास बैठ गया पर उसकी आंखों में भी जीत की खुशी नहीं बल्कि एक डर था। रात के 10 बज गए थे पर रवीश वापस नहीं आया। माँ रो रही थी। कंचन बाहर सड़क पर बार बार जाकर देख रही थी। 11 बज चुके थे। शहर की सड़कों का शोर थम गया था लेकिन कंचन के घर के भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रवीश का फ़ोन बंद था। माँ बार बार मुख्य द्वार की कुंडी खटकाकर बाहर झाँकती और फिर एक गहरी आह भरकर वापस बैठ जाती। मनीष बाबूजी के कमरे में था पर उसकी नज़रें भी रह रहकर घड़ी पर जा टिकती थी। उसे पछतावा हो रहा था कि शायद उसका आना इस तनाव का कारण बन गया। दीदी, अगर भैया मेरे यहाँ होने से इतने दुखी हैं तो मैं भी चला जाता हूँ। मैं किसी होटल में रुक जाऊँगा, मनीष ने दबे स्वर में कहा। नहीं मनीष, अब भागना समाधान नहीं है। आज इस बात का फैसला होना ही चाहिए कि ये घर प्रेम से चलेगा या जिद से, कंचन ने दृढ़ता से कहा। हालांकि उसका अपना मन भी भीतर से काँप रहा था। तभी बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। कंचन दौड़कर बाहर निकली। रवीश की कार खड़ी थी। रवीश गाड़ी से उतरा। दूसरी तरफ उसका चेहरा थका हुआ और गंभीर था, लेकिन वो अकेला नहीं था। गाड़ी की दूसरी तरफ से एक वकील मिस्टर खन्ना उतरे, जिनके हाथ में एक काला ब्रीफकेस था। कंचन का दिल बैठ गया। वकील? क्या भैया सच में घर का बंटवारा करने जा रहे हैं? रवीश बिना कंचन की तरफ देखे सीधे बैठक में दाखिल हुआ। उसने सोफे पर बैठकर इशारा किया कि सबको बुलाया जाए। माँ और मनीष भी सहमे हुए बाहर आ गए। बाबूजी को उनके कमरे से उठाकर व्हील चेयर पर बैठक में लाया गया। रवीश, ये सब क्या है? इतनी रात को वकील साहब क्यों लाए हो? बाबूजी ने भारी आवाज़ में पूछा। रवीश ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। बाबूजी, आपने आज दोपहर कहा था कि ये घर आपका है और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। आपकी उस बात ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे लगा कि जिस अनुशासन को मैं संभालना समझ रहा था वो दरअसल एक बोझ बन गया है। उसने मिस्टर खन्ना की ओर इशारा किया। मिस्टर खन्ना ने ब्रीफकेस से कुछ दस्तावेज निकाले। यह इस घर के और मेरी सारी संपत्ति के कागजात है, रवीश ने मनीष की ओर देखते हुए कहा। मनीष, तुम कहते हो कि मैं मालिक बनना चाहता हूँ। ठीक है, आज से मैं इस मालिकाना हक से खुद को मुक्त करता हूँ। इन कागजात में मैंने लिखा है कि इस घर के 2 बराबर हिस्से होंगे, एक तुम्हारा और एक कंचन का। मैं अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मनीष अवाक रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई इस हद तक चला जाएगा। भैया, मेरा ये मतलब नहीं था। मनीष की आवाज़ भर्रा गई। मेरा मतलब यही है मनीष, रवीश ने बात काटते हुए कहा। जब रिश्तों में हक की बात आ जाती है तो ममता हार जाती है। तुम बेंगलोर से आए हो क्योंकि तुम्हें लगा बाबूजी खतरे में है। मैं यहाँ सालों से हूँ क्योंकि मुझे लगा घर खतरे में है। हम दोनों ही अपनी जगह से सही थे, पर हम दोनों ने माँ बाप को वो शांति नहीं दी जिसके वे हकदार थे। रवीश ने वकील की ओर देखा। खन्ना जी, कागजात तैयार हैं, मनीष के दस्तखत ले लीजिए। नहीं, बाबूजी चिल्लाए, ये कागजात फाड़ दो। रवीश, क्या तू मुझे सज़ा दे रहा है? क्या एक बाप को अपने बेटे को डांटने का भी हक नहीं है? मैंने गुस्से में कह दिया था, तो तू घर का बंटवारा कर देगा? रवीश उठा और बाबूजी के पैरों के पास बैठ गया। बाबूजी, ये सज़ा नहीं है, ये प्रायश्चित है। मुझे आज एहसास हुआ है कि मैं बड़ा भाई बनते बनते इंसान बनना भूल गया। मुझे लगा कि अगर मैं सख्त नहीं रहूँगा तो घर बिखर जाएगा, पर मेरी सख्ती ने ही इसे बिखेर दिया। मनीष को उसका हिस्सा दे दीजिए ताकि कम से कम उसके मन में से ये डर निकल जाए कि वो यहाँ किराएदार है। मनीष की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर रवीश के गले लग गया। भैया, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मुझे वही बड़ा भाई चाहिए जो मुझे साइकिल चलाना सिखाता था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने रीना की बातों में आकर और अपने अहंकार में आपको बहुत बुरा भला कहा। रवीश ने मनीष को कसकर पकड़ लिया। दोनों भाई बीच सड़क पर नहीं बल्कि अपने ही घर की बैठक में एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। ये वो रोना नहीं था जो दुख में होता है,
ये वो रोना था जो बरसों जमी बर्फ़ के पिघलने पर होता है। कंचन और माँ एक दूसरे का हाथ थामे ये दृश्य देख रही थी। कंचन ने महसूस किया कि कभी कभी हार ही सबसे बड़ी जीत होती है। रवीश का अपना हक छोड़ देना ही वो चाबी थी जिसने मनीष के दिल का बंद दरवाज़ा खोल दिया था। मिस्टर खन्ना मुस्कुराए और उन्होंने कागजात वापस ब्रीफकेस में रख लिए। मुझे लगता है रवीश जी, अब इन कागज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबूजी की आंखों में भी आंसू थे, पर उनके चेहरे पर वो रौनक लौट आई थी जिसके लिए कंचन ने इतनी बड़ी योजना बनाई थी। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा। घर ईंटों से नहीं बनता रे पागलो, घर बनता है एक दूसरे को माफ़ करने के हौसले से। आज मेरे दोनों बेटे वापस मिल गए, अब मुझे मौत का डर नहीं है। रात के 2 बज रहे थे, पर अब उस घर में रोशनी थी। माँ रसोई में गई और सबके लिए गर्मा गर्म हलवा बनाने लगी। कंचन ने देखा कि रवीश और मनीष अब मेज पर बैठकर बेंगलोर और यहाँ के काम की बातें कर रहे थे, बिना किसी ताने के और बिना किसी कड़वाहट के। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।